Yes, good evening to all of you friends. We started class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now at 9 p.m. we started class. My first question is can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2% नोट करिए. शीतल, छवि, अंकित, साइनी, अमर, मयंक, नेहा, रेवती. And others answer just move forward. 2% लोग बोल रहे नहीं देख सकते. तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, ब्राउजर यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देखने में इंटरनेट की स्पीड सही हो. क्लास में जो भी डाउट हो अपने क्लास करने के बाद गूगल फॉर्म से पूछिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फंस लिंक है. फिर मंगल या बुध को मैं जवाब अपलोड करता हूँ. कोर्स खत्म होने के बाद भी 20 तारीख तक ये गूगल फॉर्म खुला ही रहेगा, तो चिंता मत करो. देखिए जो पिलर 6 है, इसमें 5 लेक्चर है, 5 लेक्चर के 5 हैंडआउट है. तो पिलर 6 का तो हैंडआउट कल हमने अपलोड किया था और उसमें हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया था. हंगर का बाकी है वो समझो अभी 20-30 मिनट का काम है. उसके बाद पिलर 6 बी, 6 बी के अंदर आता है ये सब एजुकेशन, कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, उसका हैंडआउट मैं अपलोड कर चुका हूँ. फिर कल मैं हैंडआउट अपलोड करूंगा पिलर 6 सी मतलब गरीबी के बारे में. उसके बाद क्या रविवार को वीकर सेक्शन का और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो देयर विल बी 5 हैंडआउट्स. फिर जो कुछ लोग कहेंगे भाई बख्श दो हमें, थोड़ा रहम करो, तो कम से कम क्लास अटेंड करो तो आपको पता रहे कि कौन सी फेमस स्कीम्स थी जिसकी क्लास में चर्चा हुई. कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, भले आप सारा ना कर सके. नाउ हेल्थ हमने कल खत्म किया था. हंगर माल न्यूट्रिशन बाकी था. इसमें जाने लायक क्या है? देखिए हंगर माल न्यूट्रिशन, हंगर आप समझते हैं कि कैलोरी कम मिल रही है. माल न्यूट्रिशन मतलब आपको राइस दे दिया, चावल खा लिया तो पेट तो भर गया, पर सारे आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ये सब नहीं मिला, तो फिर आप कहेंगे माल न्यूट्रिशन कुपोषण है. फूड सिक्योरिटी क्या है? पूरा साल आपको न्यूट्रिशियस फूड मिले, टेबल क्वांटिटी में मिले, अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, तो हमके भारत में फूड सिक्योरिटी है. इन सबके साथ जुड़ा है गोल नंबर 2 जीरो हंगर. अब इसको देखने के लिए मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्ट्री. इसके नीचे 2 डिपार्टमेंट, एक तो कंज्यूमर अफेयर्स का ग्राहक सुरक्षा का काम देखिए, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये सब राशन की दुकान, फूड सिक्योरिटी का काम देखते हैं, जो भी आगे देखेंगे. इधर कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं. वेयर हाउस के लिए डब्ल्यूडीआर बॉडी है. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई है, जो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदता है. बीआईएस संस्था है जो हेलमेट पे आईएसआई मार्क करना, गोल हॉल मार्क करने का काम देखती है. ये सब ऑलरेडी हम लोग पिलर 4 में देख चुके हैं. तो अभी हमारा फोकस है हंगर. तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके नीचे पहले योजना थी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस. मतलब वो सस्ते अनाज की राशन की दुकान खोलेंगे. तो पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव, इंडिविजुअल उनको ये लाइसेंस देते थे कि तुम राशन की दुकान खोलो, उधर सस्ते में अनाज, केरोसिन ये सब मिलेगा. सबको नहीं मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड है उनको मिलेगा. दूसरा, फिर साल 2000 में लेके अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें गरीबों को 2 रुपए 3 रुपए में अनाज देंगे. फिर 2013 में लेके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून. तो उसमें ये सारी जो चीजें वो आपसे अब लीगल राइट बन गया, कानूनी अधिकार कि तुम गरीब हो, तुमको 5 किलो अनाज का अधिकार है. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट साल याद रखना है 2013. किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने. यहाँ से ये अनाज यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को सप्लाई करेगा सेंट्रल इशू प्राइस पे. वहाँ से स्टेट वाले ये गरीबों को बांटेंगे और उसके लिए स्टेट फूड कमीशन होंगे जिसको मॉनिटर करेंगे. अब मान लीजिए किसी कारण से या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार गरीब को अनाज नहीं दे पाई, तो उसके बदले अलाउंस यानी भत्ता दिया जाएगा कि ये लो 30 रुपए और तुम मार्केट से खरीद लेना. चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली वगैरह ऐसे कुछ एरिया है कि जहाँ उनकी यूनियन टेरिटरी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, आपके पास मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम सीधा पैसा देते हैं 30-32 रुपए, तुम जाके बाजार से खरीद लो. अब प्रश्न ये सब किसके लिए है? ये सब गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन के लिए. उसके बारे में कल हम लोग आराम से पढ़ेंगे. बीपीएल का डेफिनेशन एक सिंपल में याद रखना हो तो मान लीजिए आप सिटी में रहते हैं और महीने का 1000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, आप एक बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन है. उसी तरह गांव में रहते हैं लेकिन 816 रुपए भी महीने का नहीं खर्च कर सकते, आप एक बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन है. तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ऐसे बीपीएल लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको ये अनाज देना. साथ ही साथ कुछ अबव पॉवर्टी लाइन मतलब थोड़े बहुत लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनको भी अनाज देंगे. समझते हैं? मान लीजिए हम एक इनकम पिरामिड बनाए कि उसके शीर्ष पे टॉप पे हो अदानी, फिर नीचे मिडिल क्लास, उससे नीचे अबव पॉवर्टी लाइन यानी लोअर मिडिल क्लास, और फिर हो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो बहुत गरीब है, बीपीएल. तो ये योजना कैसी है कि बीपीएल आबादी भारत में है 21%, मतलब 2011 की बात है. उससे थोड़े ऊपर लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं उसके अंदर भी 46% जितना ऐड कर दो तो टोटल कितना 67%. तो पूरे भारत की बॉटम से लेकर 67% पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे. और जो ऊपर अदानी टाइप के बाकी सब वो 33% को हम अनाज फ्री में नहीं देंगे, सब्सिडाइज रेट पे नहीं देंगे. तो पूरे भारत की 67% गरीब आबादी को ये कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन भी है और स्लाइटली अबव पॉवर्टी लाइन भी है. तो ऑल इंडिया का ये बाइफर्केशन है. गांव में इन्होंने ऐसा किया कि जो गांव में बॉटम 75% है उन सबको मिलेगा, टॉप 25% को नहीं मिलेगा. शहरों में ऐसा किया कि जो बॉटम 50% वाले गरीब हैं उनको मिलेगा, उसके ऊपर जितने अमीर और मिडिल क्लास वाले हैं उनको नहीं मिलेगा. तो बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे 67% पॉपुलेशन इज कवर्ड. इनको क्या मिलेगा? तो पहले ऐसा था कि प्रत्येक बेनिफिशियरी को 5 किलो अनाज मिलेगा. अब वो उसकी मर्जी है उसको क्या खरीदना है. चावल 3 रुपए पर किलो, गेहूं 2 रुपए पर किलो, बाकी ज्वार बाजरा 1 रुपए पर किलो में मिलता था. अब ये जो एंटाइटलमेंट है वो ऐसा इन्होंने भी ये जो बीपीएल है उनको भी वापस डिवाइड किया 2 जात के. एक है अंत्योदय अन्न हाउस होल्ड, वैसा कि आपकी फैमिली का कोटा है 35 किलोग्राम पर मंथ, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली मेंबर्स. आपके घर में 5 लोग हैं तो भी 10 लोग हैं तो भी 25 लोग भी, आपका कोटा कितना है 35 किलो अनाज आपको मिलेगा. तीसरा लेवल पे ये राइस 3 रुपए 2 रुपए किलो के 1 रुपए के भाव पे. तो 10 मेंबर है तो भी फैमिली को मिले 35 किलो, 50 मेंबर है तो भी फैमिली को कितना मिले मैक्सिमम 35 किलो पर मंथ. फिर एक है प्रायोरिटी हाउस होल्ड. प्रायोरिटी माने प्राथमिकता कि इनको तो भाई बहुत देना है हमें. तो ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है मतलब ऐसा समझो कि बीपीएल में भी एकदम जो नीचे है मान लो 10% एकदम बॉटम वाले, वो प्रायोरिटी अंत्योदय वाले थोड़े उसके ऊपर होंगे. ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उसमें कोटा ऐसा है 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ. एक व्यक्ति को 5 किलो पर महीने मिलेगा. तो फैमिली में 10 मेंबर है तो कितना आएगा 50 किलो. फैमिली में 50 मेंबर है तो कितना आएगा 50 पर्सन मल्टीप्लाई 5 किलो 250 किलो आएगा. तो दैट इज प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स. हालांकि इसका इतना बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है. इधर से एक प्रश्न पूछा गया, इसका पूरा जवाब मुझे भी नहीं पता था जब तक इन्होंने पूछा, रिसर्च करना पड़ा. खैर मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, पहले आप सोचिए फिर इसको सॉल्व करते हैं. टेन मोर सेकंड्स देन आई ओपन द वोटिंग लाइन. हाँ तो आपको क्या लगता है फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट. हितेश कुमार, अविनेश, अभिषेक, रिया, दारवी, अंजलि, कीर्तन, उदय, शगुफ्ता, अनुरित, प्रिया, संगीता, अनुपम, बादशाह, तायरा, ऋषांक, आशुतोष, नवीद, रजत, प्राची, कुणाल, आस्था, मनीष, दिव्या, अंकिता, सौरभ, आंचल, दामन,
धनराज, हिमांशु, साक्षी, प्रांजल, किशोर, विकुल, विकास, निशिता, कौशल, प्रीति, निशा, सरगम, गोपाल, मयंक, अनुज, आशुतोष, अर्जुन, जया, नेहा, छवि, फिर छवि, नेहा, अर्जुन, जया, अमर, आशुतोष, ऋषि, शर्मिन, मयंक, आतिश, करेक्ट आंसर। देखिए, ये तो हमने देखा कि फूड सिक्योरिटी 67% जनता को कवर करता है। इसका मतलब कि बीपीएल, देखिए बीपीएल तो कितने 21%, लेकिन ये कह रहा है कि हम भारत की 67% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इसका मतलब जो बीपीएल नहीं है उसके ऊपर भी थोड़ा अबव पॉवर्टी लाइन या हम लोअर मिडिल क्लास वाले को भी कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली बीपीएल आर कवर्ड। तो भाई एपीएल भी तो कवर्ड है, अबव पॉवर्टी लाइन भी तो कवर्ड है। तो वन इज रॉन्ग, तो ये चला गया डी, माफी सी चला गया। तो नाउ यार 50-50 बी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है, 2 या 3 में से। अब इसमें मतलब आपको पक्का पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, देन यू कैन प्रोसीड। बात ऐसी कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसमें ये सब 5 किलो अनाज देने की तो बात है, साथ ही साथ 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल में एक बार फ्री का खाना मिलेगा। फ्री का खाना मान लो सरकार नहीं दे पाए तो उसको घर पे ले जाने के लिए अनाज थैली में भर के देंगे कि मम्मी को बोलना इसको पका के दे। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन है उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में हो जाए तो उसको एक बार का फ्री का खाना मिलेगा, और साथ ही साथ 600 कैलोरी का 600 कैलोरी का अनाज घर पे वो ले जाने के लिए देंगे कि आप इसमें से कुछ बना लेना, और महिलाओं को 6000 रुपये भी दिए जाएंगे अपने पहले बच्चे के जन्म पे। ये सारे एंटाइटलमेंट्स हैं। तो अभी देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रेग्नेंट वीमेन को 600 कैलोरी पर डे का अनाज लेके जाने को देंगे। तो 600 नहीं है, 1600 नहीं है, सिर्फ 600 है। तो ये गलत हो गया। तो फिर जो बचा जवाब है, तो ये सब कुछ एलिमिनेट होने के बाद जवाब बचता है सेकंड, दैट इज जो राशन कार्ड बनेगा वो घर की सबसे वयस्क महिला के नाम पे बनाएंगे। सो द आंसर इज बी ओनली 2। इसके अंदर बात ये है कि ये जो है 1600 कैलोरी का अनाज लेके जाने देंगे। इतना सब या तो बुक में दिया नहीं और दिया तो भी याद रख के जाना मुश्किल है, क्योंकि आप समझो अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा तो 5 मिनट तो आप याद करोगे। जब एग्जाम आएगी तो सिर्फ इकोनॉमी का ये एक चैप्टर नहीं है, 6 पिलर से बाकी और सब्जेक्ट ऐड होते हैं, देन इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। अब ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है आपको अभी तो सब फ्री कर दिया, ये उसके पहले की बात है। मैंने आपको बताया कैसे 1-2-3 रुपए में अनाज दिया जा रहा है और देश की 67% पॉपुलेशन को दिया जा रहा है। इसके चलते भारत सरकार को सब्सिडी का बड़ा सा बिल आ जाता है 2-3 लाख करोड़ रुपए का। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि भाई इतने सब लोगों को फ्री मत दो, सिर्फ बॉटम 20% को ही फ्री में या चीप प्राइस पे दो। फिर वो सब मीन्स के मुद्दे में इसमें देखेंगे। फिर एक और वो सजेशन देता है कि राशन की दुकान पे ये 2 रुपए में या इसको फ्री देने की जो बात है, तो ये तो बहुत सारा ये राशन की दुकान वाला इसमें खा जाएगा, साइफन ऑफ कर जाएगा। तो क्यों ना इस आदमी को कहा जाए देखो नॉर्मल प्राइस होना चाहिए मान लो 30 रुपए वीट का पर किलोग्राम, तो गवर्नमेंट सीधा ही उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दे दे और फिर कहे कि तुम जाके नॉर्मल दुकान से खरीदो 30 रुपए में, राशन की दुकान बंद कर देते हैं। इस टाइप की स्कीम्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ब्राजील, मैक्सिको, फिलीपींस में है कि जहां पर कंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जाता है, शर्त है आप बच्चे को स्कूल में भेजो, पोलियो का दवा पिलाओ वगैरह वगैरह। यार ये फूड सिक्योरिटी का एंटाइटलमेंट आपको मैंने बताया। तो फूड सिक्योरिटी में क्या था, 5 किलो अनाज दे रहे थे आपको, उसमें प्रायोरिटी और अंत्योदय वो सब था, जनरल बोले तो 5 किलो अनाज दे रहे थे, 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये पर किलोग्राम में ये चल रहा था। फिर कोरोना में भारत सरकार लेके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें कहा तुमको 5 किलो एक्स्ट्रा देंगे और वो हम फ्री में देंगे। तो अब आपको कितना मिलेगा 10 किलो, लेकिन उसमें ऐसा है 5 किलो पैसा देना है, 5 किलो का फ्री है। फिर 2023 में सरकार ने ये कहा कि देखो ये योजना बंद करते हैं, 5 किलो जो फ्री देते थे ये योजना बंद करते हैं, क्योंकि कोरोना खत्म हो गया तो पूरी जिंदगी ये चलाएंगे कि 5 किलो सब्सिडाइज देना है, वाली 5 किलो फ्री तो बहुत बिल आ जाएगा। फिर कहा कि देखो हमने ये योजना तो बंद कर दी फ्री वाली, लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जो 5 किलो वाली योजना थी जिसमें आपको 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये किलो में अनाज मिलता था बराबर, वो अब से हम फ्री कर रहे हैं। तो मतलब अब आपको 5 किलो मिलेगा लेकिन वो फ्री में मिलेगा, उसका 1-2-3 कुछ रुपया देना नहीं, ऐसी ये सब बात है। और इसको कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मतलब इधर उधर जो खिचड़ी बनी कुल मिला के बात ये है कि 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। आपके तो गरीबों के लिए मिडिल क्लास भी परेशान है, क्योंकि हमने देखा था कैसे वीट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया पिछले 10-15 सालों में, सबसे ज्यादा है 30 रुपये 40 रुपये। तो सरकार ने कहा हम सस्ते भाव पे नॉर्मल मिडिल क्लास को भी आटा बेचेंगे 27 रुपये में, और इसको कहेंगे भारत आटा स्कीम है। अब क्या ये भारत आटा किधर मिलता है मुझे तो नहीं पता, शायद दिल्ली में मिलता हो जहाँ पर चुनाव होगा ना। वन नेशन वन रेशन कार्ड, देखिए अभी जो रेशन कार्ड बनते हैं वो जैसे महाराष्ट्र में आपका रेशन कार्ड है तो महाराष्ट्र की दुकान में आपको फ्री में मिलेगा, उत्तर प्रदेश जो वापस जाए मजदूर उसे नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर हम इसे नेशनल पोर्टेबिलिटी देते कि आपका रेशन कार्ड माइग्रेंट वर्कर का रेशन कार्ड पोर्टेबल है, कि मान लो महाराष्ट्र में 3 किलो अनाज लिया, उत्तर प्रदेश में 2 किलो अनाज उसे वापस मिल जाएगा 5 किलो का कोटा, तो इसमें क्या वन नेशन वन रेशन कार्ड ऐसा इनिशिएटिव यूनियन ले रहा है। तो भूख तो मिल गई है, वीट राइस सब खा के, माल न्यूट्रिशन अभी भी जारी है कि विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब हमको नहीं मिला। उसके बाद सरकार ने लॉन्च किया पोषण अभियान। पोषण अभियान में ऐसा है कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देंगे ताकि एनीमिया नहीं हो, बाकी जो योजनाएं हैं उसको सब कंबाइन करेंगे, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन अवेयरनेस फैलाएंगे, ये सब करेंगे। तो ये जो पोषण अभियान है इसके बारे में इन लोगों ने पूछा, इस पे सब कोचिंग वालों की भी आंसर की नहीं मिल रही थी। मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, जो आपको समझ में आया उसमें से लगा तो फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये पोषण स्कीम का उद्देश्य क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अभिषेक, दिवाकर, अर्जुन, दिव्या, अंशुल, अंकित, सैनी, संगीत, शिवम, नवीद, प्राची, सोनिका, ऋषि, रिया, बादशाह, आरती, अविराज, सोहेल, मोहित, हिमांशु, महिमा, अलका, आदित्य, सुप्रिया, दामन, आतिश, तनु, रोमानी, किशोर, साक्षी, प्रदीप, प्रांजल, सरगम, शमसुजा, वो पूरा नाम यहाँ डॉट डॉट आ जाता है, अंकित, दीक्षा, जया, बानु, रुपेंद्र, फिर अर्जुन, छवि, अमर, मयंक, विजय, आशुतोष, जया, निशा, निशिता, आतिश, करेक्ट आंसर। देखिए पोषण मिशन के नाम पे अवेयरनेस फैलाएंगे, ओके, एनीमिया कम करेंगे, ओके, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन ये एक और दो करेक्ट है तो फिर तो जवाब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। सो वी आर नॉट 50-50 येट। तो अब दारोमदार इस पे कि 3 और 4 में करेक्ट है। देखिए ऑल 4 तो करेक्ट, ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं है, ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी ये थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला है, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ समथिंग, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ राइस, एग, एक्स वाई जेड जो भी। तो देखिए कंजम्पशन अंग्रेजी में जो शब्द है उसके दो मतलब होते हैं कि ये खाना चाहिए ऐसा भी, और कंजम्पशन का मतलब ये भी हो सकता है कि इसको खरीदना चाहिए। दोनों वर्ड करेक्ट है, खाना भी कंज्यूम है और खरीदना भी कंज्यूम है। तो कोचिंग वालों ने इंटरप्रेट कैसे किया कि भाई ये जो मिलेट्स हैं, जवार बाजरा, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, एग्स ये भी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो सरकार ऑफ कोर्स इसका इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन करेगी कि ये सब ज्यादा खाना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आंसर शुड बी समथिंग। और यूपीएससी आंसर की में कैसे गई कि नहीं ये चावल या मिलेट या एग को सेल्स बढ़ाना, ये तो इस योजना का उद्देश्य नहीं है, इसलिए ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। इस कारण से यूपीएससी का आंसर की ऐसा बोलती है
कि 1 एंड 2 ओनली, मतलब 3 और 4 को उन्होंने गलत माना कि इस ऑब्जेक्टिव का इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव मिलेट्स कोर्स सीरियल या अनपॉलिश्ड राइस का कंजम्पशन यानी कि शॉपिंग बढ़ाना नहीं है, एग्स का शॉपिंग बढ़ाना नहीं है, ऐसा वो इंटरप्रिटेशन है। सो द आंसर इज ए, बट इन माय ओपिनियन क्रेजी क्वेश्चन अननेसेसरीली कंट्राइव्ड, क्योंकि जब हम कंज्यूम को सोचेंगे और योजना के कंटेक्स्ट में तो हम कहीं बराबर है, तो फालतू में वो खुद ही एग्जामिनर, कुछ प्रोफेसर आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा देर सियाने होते हैं, वो अलग ही हवा में रहते हैं। आई हैव सीन देम इन रियल लाइफ, बट खैर अभी तो द आंसर इज 1 एंड 2 ओनली। ये जो पोषण स्कीम है जिसमें न्यूट्रिशन से लड़ना है, उसका एक कंपोनेंट है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मतलब क्या, वो हीमोग्लोबिन खून में वो क्या हीमोग्लोबिन आयन वगैरह में कुछ तकलीफ है, साइंस टेक के लेक्चर में देखना। इसके वास्ते इनकी है 6x6x6 स्ट्रेटजी कि 6 अलग अलग एज ग्रुप को टारगेट करेंगे, ये एज ग्रुप है पर निराश एज ग्रुप है, 6 जात की वो इलाज करेंगे, 6 जात की उसमें संस्थाओं को इन्वॉल्व करेंगे, ऐसी सब बातें। तो दैट इज एनीमिया मुक्त भारत। अब इधर से उन्होंने पूछा, जो पूछा है, गिव 40 सेकंड और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके तुमने पढ़ा है तो नहीं तो सीधा सवाल क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज़ इन द रियल एग्जाम सेम थिंग हैपेंड। ये जो स्कीम है तो बहुत माइनर, एनीमिया मुक्त भारत एक छोटी चीज हो गई, तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैंने हैंडआउट में लिखा ही नहीं था, फिर भी उन्होंने पूछा। सो आई एम गिविंग द सेम एक्सपीरियंस कि क्या होता है जब ऐसा सवाल आ जाता है जो हमने पूरा पढ़ा नहीं, अब दिमाग लगाना है, उसकी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या होता होगा इसमें? वोटिंग टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अविराज, नवीन, शिवम, गुड़िया, मानसी, राजीव, दारवी, अंकिता, प्रांजल, नफीसा, दिव्या, अमीन, आंचल, तनु, सत्यम, नंदिनी, मोनिका, टेलवी, हर्षिता, निशा, छवि, अर्जुन, अमर, अभिषेक, दृष्टि, यास्मीन, स्नेहा, तन्यासी, ममता, रानू, ईशांक, ये सब लोग फिर अर्जुन, छवि, अमर, मयंक, निशा, आतिश, निशिता, अंकित, प्रांजल, आंचल, करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो एनीमिया मुक्त भारत है उसमें मैंने बताया 6 स्ट्रेटजी है, वो लंबे चौड़े पैराग्राफ असल में इंडिया बुक में दिया है, पर मैंने उतना कॉम्प्रिहेंसिवली सब कट पेस्ट नहीं किया था, क्योंकि जब आप हैंडआउट बनाते हैं तो सभी सब कट पेस्ट करेंगे तो फिर 1000 रुपए की, अरे 1000 पेजेस की किताब सीधी दे देनी चाहिए। तो ये टू चेरी पिक, तो मैंने चेरी पिक किया कि भाई देखो ये पोषण अभियान बड़ी चीज है, एनीमिया मुक्त भारत छोटी चीज है, कुछ पूछेंगे तो आसान सा वन लाइनर पूछेंगे, क्या ही लोड लेना है, पर उन्होंने जटिल पूछ लिया, 4 स्टेटमेंट पेयर बेस्ड। फिर तो एनीमिया मुक्त भारत उसमें 6 स्ट्रेटजी में कैसा है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, कि जो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद ये जो अमेरिकन कॉर्ड है इसको तुरंत मत काटो, मान लो 5-10 मिनट बाद काटो, ताकि मदर की बॉडी में से कुछ और खून बच्चे के शरीर में आए, मोर ब्लड ट्रांसफर कैन हैपन फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न बेबी, ताकि उसको एनीमिया का चांस बच्चे को कम रहे। तो यस, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है या स्ट्रेटजी है। तो एक बात हुई, फिर वॉर्म्स मतलब पेट में कीड़े लग जाना, पेट में कीड़े लग जाएंगे, फिर आप ऐसे बच्चे को काजू बादाम भी खिलाओ, उसकी बॉडी पे दिखेगा नहीं, क्योंकि वो कीड़े सारा मतलब न्यूट्रिशन चूस रहे हैं, तो इसको सब दवाइयां खिलानी पड़ेगी, अल्बेंडाजोल टैबलेट खिलानी पड़ेगी, तब जाके उसका ठीक विकास हो पाएगा। तो ये भी इसकी स्ट्रेटजी है। जो पहला स्टेटमेंट है कि कैल्शियम सप्लीमेंट देना, कैल्शियम नहीं, आयरन फॉलिक, एनीमिया में आयरन फॉलिक, क्योंकि एनीमिया में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में जो भी आयरन की कमी होती है, तो आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट देना होता है, कैल्शियम वाला नहीं। तो वन इज रॉन्ग, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट एंड देयरफॉर द, ये एक बात हुई। फिर चौथे स्टेटमेंट का क्या हिसाब है कि नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ एनीमिया को भी एड्रेस करता है, ये भी सही है। जैसे कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है, तो उसके चलते वो ऐसा बीमार रहेगा कि उसको फिर आप काजू बादाम खिलाओ, शरीर पे दिखेगा नहीं, उसी तरह मलेरिया हो गया, उसको काजू बादाम खिलाओ, कहां दिखेगा। तो दैट इज आल्सो कवर्ड। तो द आंसर इज सी, थ्री ऑफ देम करेक्ट। टफ मतलब वेरी टफ, इसके पहले कि आप कोई भी साल के पेपर उठाओ, इतना माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज वो नहीं पूछते थे। हालांकि क्या पूछा, फिर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड भी किए, तो मतलब समझो हैंडआउट लंबा क्यों रहता है, बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। खुशी की बात ये है कि आप जानते 2023 वाज द टफेस्ट पेपर आई हैव सीन इन माय लाइफ, और इसका कट ऑफ भी लोएस्ट है शायद 75 आउट ऑफ 200। 2024 में तो रीजनेबल पेपर था, उसमें तो कितना 87 88 आ जाए, बट यस ऐसा भी हो सकता है। तो टोकन तो कोई भी मतलब टिक करना, ये मुझे ऐसा जिद लेके मत बैठो, वो देखना है पेपर कैसा है, प्रश्न कैसे, मुझे पता है कि नहीं। तो वी आर मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी मालन्यूट्रिशन पोषण देखा, हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स ये आयरलैंड और जर्मनी के कुछ एनजीओ बनाते हैं, इसके अंदर हंगर इंडेक्स में 4 इंडिकेटर होते हैं, मतलब उसको चेक करते हैं। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी मतलब जो बच्चा 5वां बर्थडे देखे बिना मर गया, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से उसका वजन कम है, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है, तो ऐसा ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसमें जो भी भारत का 130 या कुछ नंबर आता हो, अब देखो ये लोग अमेरिका कनाडा को तो सर्वे भी नहीं करते, क्योंकि वो मान के चलते उधर कोई भुखमरी नहीं है, बाकी देशों को सब रैंक मिला जो भी 194 वगैरह, भारत का भी लेटेस्ट रैंक आपके हैंडआउट में दिया होगा, मैं इस पे लोड नहीं लेता, और सिंपल रीजन, भारत सरकार इसको मानती नहीं है। नीति आयोग ने खुद ही कह दिया इनका मेथड ही रॉन्ग है, ये सिर्फ 3000 लोगों का सर्वे करते हैं फोन सोशल मीडिया से और बोलते हैं पूरा भारत में सब भूखे मरे, तो हम इस सर्वे को मानते नहीं। तो इस कारण से प्रीलिम में मुझे बहुत काम का लगता नहीं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हैंडआउट में दिया है। आपको मेंस में उपयोगी है ये प्रश्न की हाउ शुड वी टैकल दिस, तो मेंस का मतलब मेंस जून जुलाई के कोर्स में देखेंगे। इसके अलावा भी सस्ते वाले बहुत रिपोर्ट चलते हैं, टाइम मिलता है देखो, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट तैयार करो, वो हैंडआउट में दिया है। तो खेल खत्म हो गया हमारा हेल्थ और हंगर मालन्यूट्रिशन का, उसके बाद वाला हैंडआउट भी मैंने अपलोड कर दिया, तो उसमें एजुकेशन कॉलेज के लिए सब देखना है। अभी जो एजुकेशन वाला हैंडआउट है उसमें 3-4 आसान चीज देखते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं। लिटरेसी रेट क्या, सैफ अली को 2 बेटे हुए, मतलब है तो 4, उसमें एक है तैमूर और उसके बाद भी एक नीचे और छोटा बेटा जो विजय है या कुछ, वो मान लो 1-2 साल का है, तो पढ़ नहीं सकता, आप चाहे 1 पढ़े, नो दैट इज नॉट द राइट वे टू डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई द लिटरेसी। शरत है कि टोटल पॉपुलेशन 7 या उससे ज्यादा एज की कितनी है, और उसमें कितने लोग 7 या उससे ज्यादा उम्र वाले पढ़ लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी। तो भारत में ये नंबर याद रखना, 73% था 2011 में, आपके उसके बाद बड़ा होगा, आई एग्री, पर भाई बाद में तो सेंसस ही किधर हुआ है, सेंसस हुआ ही नहीं है, तो 73% पॉपुलेशन लिटरेट है। तो फिर एडल्ट लिटरेसी क्या है, प्रौढ़ शिक्षा, उसमें आप 15 एज निकालो कि 15 साल या उससे ऊपर की उम्र के कितने लोग हैं, उसमें से कितने पढ़ लिख सकते हैं, उससे आपको मिलता है एडल्ट लिटरेसी रेट। अब ये स्वाभाविक बहुत सारे एडल्ट भी अनपढ़ होंगे, तो उनको ठीक करने के लिए साक्षर भारत अभियान, फिर पढ़ना लिखना अभियान, फिर कुछ एक उल्लास स्कीम लेके आए कि मोबाइल ऐप में आप सब वीडियो देख के सीख लो खुद से, तो ये सब चल रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, मान लीजिए कोई एक एज ग्रुप है 6 to 13, उसमें ये सारे बच्चे हैं, तो मैं कहूँ 100 बच्चे हैं, तो उसमें से मान लो 97 का एडमिशन हुआ है, और ये जो 2-3 लड़कियां बहुत गरीब है, उनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना, 97%, इसका मतलब क्या 3% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अभी आप एक डेटा देखो, प्राइमरी मतलब क्लास 1 to 5, उसमें 2013-14 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 107%। आपके 100% समझ आता है कि क्लास 1 to 5 की उम्र वाले बच्चे 100 हैं, और 100 के 100 का एडमिशन समझ आ गया। इधर तुम बोल रहे 107 का मतलब 7 एक्स्ट्रा बच्चे कौन से हैं जिनका एडमिशन हो गया, वो ऐसे वो अंडर एज किड्स हैं कि मान लो 3 साल का बच्चा है तो उसमें स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, पर हम आगे पढ़ेंगे योजना मिड डे मील स्कीम या पीएम पोषण, उसमें फ्री में खाना मिलता है सरकारी स्कूल में, तो जो गरीब माँ बाप है वो अपना 3 साल का बच्चा जो क्लास 1 के लायक नहीं, उसका भी एडमिशन करा देते हैं, भाई इसको रखो खाना खिलाओ, तो क्या होगा 100 से भी ऊपर हो जाता है।
तो यस देयर हैव बीन सम ईयर्स जब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100 से भी ज्यादा हो गया, हालांकि अब तो नॉर्मलाइज हो गया, लेटेस्ट डेटा इकोनॉमिक सर्वे का मैंने हैंडआउट में दिया है, आप देखना। बाकी सब जगह पर थोड़ा कम है, खैर बहुत इसका लोड नहीं लेना है। अभी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये हम मेल का अलग और फीमेल का अलग निकाल सकते हैं कि क्लास 1 में एडमिशन लेने लायक उम्र की कितनी लड़कियां हैं और उसमें से कितनी लड़कियां जा रही हैं, या उनका एडमिशन हो रहा है, तो आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर फीमेल मिल सकता है, करेक्ट। उस तो प्राइमरी में ये 2022 में कुछ डेटा 94% फॉर गर्ल्स। इसका मतलब कि क्लास 1 टू 8 की उम्र में 100 लड़कियां हैं, उसमें से 94 स्कूल में एडमिट है, 6% स्कूल में एडमिट नहीं है, वगैरह वगैरह। अब ये देखो हर स्टेज पे कम होगा कि सेकेंडरी में कुछ और लड़कियों का एडमिशन कम होगा, हायर सेकेंडरी में और, क्योंकि जो माँ बाप गरीब है वो इतना सब पढ़ाएंगे नहीं। तो दैट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। हालांकि खुशी की बात यह है कि लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट फिर भी लड़कों के मुकाबले ज्यादा है, हर एक स्टेज में ऐसा बजट ने 2022 में बोला। अब ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसमें मैं ऐसा करूँ फीमेल डिवाइड बाय मेल, तो मुझे मिलेगा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, लेकिन ये अपने लिए बहुत काम का नहीं, दो हिंदू वाले कभी कभी नाम लेते हैं, पर इकोनॉमिक सर्वे वाला नाम नहीं लेता, सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ड्रॉप आउट क्या है? ड्रॉप आउट मतलब कि जैसे इस बैच की शुरुआत में 1200 बच्चे थे, अभी कितने होंगे, मतलब टेस्ट देने वाले के हिसाब से अभी 250 के आसपास बचे हैं, तो बाकी सब क्या ड्रॉप आउट है। तो खैर जोक्स अपार्ट, ड्रॉप आउट का टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि जिसने इस साल एडमिशन लिया लेकिन अगले साल कंटिन्यू नहीं किया, मतलब क्लास 9 में एडमिट हुआ पर नेक्स्ट ईयर क्लास 10 के लिए वो आया नहीं, तो वो हो गया ड्रॉप आउट। तो फिर रिटेंशन रेट क्या है? वो एक एक साल का नहीं है, वो पूरे फेज का है कि मान लो क्लास 1 टू 5 जिसको हम बोले प्राइमरी, तो जिस बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन हुआ उसने क्लास 5 तक पढ़ाई चालू रखी और ऐसे मान लो 80% निकले, तो हम कहें जितने बच्चे आते हैं उसमें से 80% हम प्राइमरी लेवल पे रिटेन कर पाते हैं, तो दैट इज रिटेंशन रेट। यानी जो ड्रॉप आउट है 2016 में बहुत ज्यादा था 17% कि जितने लोग ने एडमिशन लिया अगले साल उसमें 70% कम हो जाएंगे, इसको कम करके 10% करना, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो एनरोलमेंट 100% करना है, ड्रॉप आउट एट सेकेंडरी लेवल मतलब जो भी 9 10 उसको कम करके 10% करना है। स्कूल में 30 बच्चों के सामने एक टीचर होना चाहिए, फिर ऐसे क्लास में 200 बच्चे हैं तो फिर किसी को पर्सनल अटेंशन या ध्यान रख नहीं पाएगा। तो आइडियली एवरी स्कूल शुड हैव व्हाट सिस्टम कि 30 स्टूडेंट के सामने एक टीचर होना चाहिए। अब 2016 में मान लो 70% स्कूल ऐसे हो कि जहां पर ये रेशियो के साथ वो कंप्लायंस में है, उसका अनुपालन कर रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे 100% हो जाना चाहिए कि हर एक स्कूल का हर एक क्लास उसमें ये रेशियो होना चाहिए कि एक 30 स्टूडेंट के सामने एक टीचर होना चाहिए। तो ये भी टारगेट है कि पीपल टू टीचर रेशियो 30 to 1 होना चाहिए, वो 100% सभी स्कूलों में होना चाहिए। फिर ये मैथ्स लैंग्वेज साइंस वगैरह में बच्चों का कमजोर है, तो क्लास 5 और 8 में उनकी क्विज की जाएगी जिसमें सबके 57 to 67% मार्क्स आने चाहिए, ये भी 2030 तक हमारा टारगेट है। तो हमने क्या पढ़ा, एजुकेशनल इंडिकेटर्स, ये हैंडआउट में भी ग्राफिक्स दिया है। क्या तुम पढ़ लिख सकते हो, 7 साल या उससे ऊपर वाले तो लिटरेसी रेट, 15 साल या उससे ऊपर वाले तो एडल्ट एडल्ट लिटरेसी रेट। क्या स्कूल में एडमिशन हुआ कि नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना करना है 100%, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया क्या, उसको कम करके कितना करना है 10%, क्यों एसटी स्कूल में दिया है। इसके बाद 3 स्लाइड देखते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसका पुराना नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन नाम बदल के कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसके नीचे स्कूल का एक डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन, और कॉलेज का मतलब कॉलेज का अलग डिपार्टमेंट है। स्टैट्यूटरी बॉडी कानून से बनी है, तो एआईसीटी वो सब इंजीनियरिंग वगैरह कोर्सेज देखती है। अब ये एआईसीटी वाले प्रगति सक्षम प्रेरणा बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम निकालते हैं जिसमें बेसिकली महिलाओं को एससी वगैरह को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर कॉलेज एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी कमीशन है। फिर एक सरकारी कंपनी भी है हेफा। हेफा का क्या हिसाब है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री सब टॉपिक सरकारी कंपनी, सब टॉपिक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये ऐसा है कि इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री और कैनरा बैंक ने मिलकर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाया है जिसका काम है लोन देना। इसको लोन देना आईआईटी, आईएम, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सबको, ताकि उनको जो भी नया माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, क्रोमेटोग्राफी का साधन जो खरीदना है वो खरीद सके। तो दैट इज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। फिर आप सीबीएसई बोर्ड समझते हैं, फिर जो हर एक स्टेट का अलग बोर्ड होगा वो भी आप समझते हैं। अब उस तरह बाबा रामदेव ने अपना शुरू किया, आचार्य कुलम, आरएसएस ने शुरू किया, विद्यावारिधी स्कूल, आर्य समाज के गुरुकुल है। तो ये तो सीबीएसई या स्टेट एजुकेशन बोर्ड नहीं है, तो इधर से जिन्होंने पढ़ाई की उनको डिग्री या जो भी मिले फिर कॉलेज एडमिशन में तकलीफ होगी, तो इनको रेगुलेट करने के लिए सीबीएसई जैसे नया बोर्ड बनाते हैं जिसको बोला गया भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड। इसके बाद आएगी एजुकेशन पॉलिसी, वो खुद में आधे घंटे का मुद्दा है, तो अभी उसको हम नहीं देखेंगे, ब्रेक के बाद आराम से देखेंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, तब तक आप ये चार्ट मेमोराइज कीजिए। थ्री मोर मिनट्स।
ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेलिंग द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में वोट करें। अमर, छवि, ऋषि, रिया, हर्ष, अनदर आंसर जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग देख रहे थे एजुकेशन के बारे में, डेफिनेशन और ईयरबुक देखा। अभी नेक्स्ट मुद्दा आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें स्कूल, कॉलेज, अलग अलग एग्जाम, टीचर रिक्रूटमेंट, फंडिंग वगैरह की जो बातें देखनी है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। 2020 की प्रीलिम में कुछ नहीं पूछा। मेंस में सस्ता सा सवाल पूछा कि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कैसे मदद मिलेगी। फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के अंदर एक सस्ता सवाल पूछा कि इसके टारगेट क्या है। हालांकि उसके बाद वाले वर्षों में सीडीएस में और बाकी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हर साल इसके बारे में लिखते रहता है, 2025 के अंदर भी लिखा है। तो एवरग्रीन थियरी टाइप का टॉपिक बन चुका है, इसलिए देखना पड़ता है। लंबी चौड़ी टाइमलाइन सारी नहीं पढ़नी है हमें। खास तो पता होना चाहिए कि कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उस हिसाब से ये पॉलिसी बनाई गई है। ये जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें क्या नया है? अब तक हम सोचते थे 10+2 मतलब 6 की उम्र में क्लास 1 में एडमिट हो, 16 की उम्र में 10 तक पहुंच जाएगा, तो ये एक ब्लॉक है। उसके बाद 11-12 करे और उसके बाद 3 साल का कॉलेज करे, तो 10+2 सिस्टम हमारा था। अब ये कहता है कि उसको ग्रेनुलर बना दो कि देखो क्लास 6 से पढ़ाना चालू करेंगे, ऐसा नहीं। जो बच्चे हैं उनका 3 to 6 ईयर की उम्र में बहुत सारा विकास हो जाता है, तो उनको वहां से टारगेट करेंगे, मतलब जूनियर केजी, सीनियर केजी टाइप का सब करो, आंगनवाड़ी और ये सब, तो वो सब आप करें। लेट मी जूम इन। 3 to 6 को टारगेट करो, मतलब वो जूनियर केजी, सीनियर केजी में क्या 3 साल, उसके बाद क्लास 1 से 2 में उसको और पढ़ाओ, तो मतलब 6 से 8 साल, तो कुल मिला के कितना 5 साल इधर वो पढ़ाई करे, उसे हम कहें दिस इज फाउंडेशनल। फिर वो उसके ऊपर और जाए तो क्लास 3 to 5 उसको कहें प्रिपरेटरी, फिर क्लास 6 to 8 उसको कहें मिडल, फिर उसके बाद 9 to 12 उसको हम कहें सेकेंडरी। तो ऐसा सब करेंगे, मतलब 5+3+3+4 ऐसा हम 12 साल उसको पढ़ाएंगे। आपके अपन इसका क्या फायदा, मतलब बात तो वही है ना कि इधर से उधर जाना है, तो इतना सब वो करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि ये जो ब्लॉक्स बनाए गए, ये जो ब्लॉक्स बनाए जाएंगे उस हिसाब से सिलेबस और बुक्स को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल कंटिन्यूअसली नहीं जाते, तो उनके लिए होता है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडी। वो सब क्या इग्नू जैसा है कि घर बैठे परीक्षा देके पास करो। तो वो क्लास 3, 5 और 8 में ओपन एग्जाम लेगा। तो मान लीजिए कोई ऐसी नोमैडिक फैमिली है, चरवाहे हैं जो हिमाचल में, उत्तराखंड में पहाड़ों में चले जाते हैं, फिर कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए जब इधर आते हैं नॉर्मल सिटी या विलेज एरिया में, तो उनके बच्चे कंटिन्यूअसली तो जाने रहे 1 से 10 क्लास में, तो बीच बीच में आते रहे, तब उनका एक कैंप लगा देंगे 2 महीने का, और उसमें पढ़ा पढ़ा के उसका 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड पास करवाए। ऐसा सब इसमें निकालने की कोशिश है। क्या हुआ? ओके, दैट इज द आइडिया। अब प्राइमरी स्कूल में और क्या मतलब रिफॉर्म देते हैं? हमने देखा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी तक, मतलब ये जो नए सिस्टम की क्लास 12 तक, सब बच्चे जिनका उम्र है वो सबका एडमिशन होना चाहिए। हायर एजुकेशन में 50%, मतलब कॉलेज जाने की उम्र वाले जितने बच्चे हैं उसमें से 50% कॉलेज जाने चाहिए, आपके बाकी 50% नहीं जाने चाहिए। वो सरकार ऐसा सोचती है कि बाकी 50% कुछ और भी ये सीख ले, डिप्लोमा या ऐसे ही वो कुछ स्किल डेवलपमेंट कर ले, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग वगैरह, तो चलेगा। तो रिमेंबर द टारगेट्स, इधर 100% आई थिंक दिस इज 2030 में हासिल करना, इधर 50 आई थिंक ये 2035 में हासिल करना। एक बार सीरियस में उन्होंने एग्जैक्ट ईयर पूछा था, तो पता होना चाहिए। अब इसमें भी मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों को मैथ्स और रीडिंग ही नहीं आता है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पे फोकस करेंगे। फिर मैंने आपको बताइए जो मतलब गरीब घर के या ऐसे नॉर्मल फैमिली चरवाहे हैं जो पहाड़ों में चले जाते हैं, तो उनका क्लास 3, 5 और 8 में एग्जाम लेके आउट ऑफ द स्कूल में से इनको भी मुख्य धारा में जोड़ने की, मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ में जुड़ी बातें आएंगी कि देखो आर्ट और साइंस का सेपरेशन नहीं करेंगे, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का सेपरेशन नहीं करेंगे, एकेडमिक और वोकेशनल स्ट्रीम, मतलब ये साइकिल पंचर और ये सब इसका सेपरेशन नहीं करेंगे। क्लास 6 से तुमको इंटर्नशिप और ये साइकिल रिपेयर और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग सब सिखाएंगे। फिर बाल भवन बनाएंगे, सामाजिक चेतना केंद्र बनाएंगे, आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, मतलब मान लीजिए कोई पोएट है, कोई लोक साहित्यकार है, तो स्वाभाविक उसे तो घर चलना नहीं है, तो ऐसे लोग के लोक साहित्य का काम छोड़ के कुछ और करे, तो अपना लोक साहित्य खत्म हो जाएगा, वो कार्ड खत्म हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? स्कूल में ही उनके लिए एक छोटा सा रूम बना के उनको रहने की व्यवस्था करेंगे। ये सब बातें अपन समझो, अपनी एग्जाम में कम काम किया। यूजीसी टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा कुछ देख रहे हो तो देख लेना। पैडागॉजी या पैडागॉजिकल फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या है? पढ़ाने का तरीका। जैसे ये टीचर चॉक एंड टॉक से पढ़ाते हैं, मैं पावर पॉइंट से पढ़ाता हूँ, तो ये पैडागॉजी। तो अभी मुझे कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मैं बहुत तेजी से पढ़ाता हूँ, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होता तो अलग मुझे फ्लो रखना पड़ता। तो ये सबको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी, उसके फ्रेमवर्क में एनसीईआरटी सुधार करेगा अप टू क्लास 8। बेसिकली सब चीजें जुड़ी बातें कि रट्टा नहीं मारना है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक टेंपर, कोर कंसेप्ट, ये सब करेंगे। भाई ये सब बराबर है, तो आईटी नीट एग्जाम देने वाले को भी बोल दो कि ऐसे ही सब पूछे। फिर इन्होंने एक नया लेके आए, ये जो बच्चे को पढ़ाना है तो उससे पहले उसकी माँ को भी पढ़ाना चालू करो। तो आधारशिला, मतलब प्रेग्नेंट वीमन से लेके बच्चा पैदा हो 3 साल तक हो जाए तब तक भी उनका सब छोटा मोटा ट्रेनिंग करते रहो। नवचेतना, मतलब ये बच्चा 3 से 6 साल का तब भी उसका सब प्ले बेस्ड एक्टिविटी और जूनियर केजी, सीनियर केजी टाइप का सब करो। और ये सब कहाँ करेंगे? तो स्वाभाविक अब समझो जो भी मिडिल क्लास और अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चे को भेज देंगे कोई स्कूल के अंदर जूनियर केजी, सीनियर केजी। जो गरीब है उनके लिए ये सब करना है, तो गरीब कहाँ भेजेंगे? आंगनवाड़ी केंद्र में। तो आंगनवाड़ी वर्कर को ये सब सिखाया जाएगा। और इसका जो मॉड्यूल है उसका नाम बोला गया पोषण भी पढ़ाई भी। वैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र में गरीब महिलाएं और उनके बच्चे क्यों जाएंगे? खाने के लिए, फ्री में खाना दिया जाता है, और साथ ही साथ इनको ये सब पढ़ाया भी जाएगा। सो दिस इज द पोषण भी पढ़ाई भी मॉड्यूल है। और ये किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? इस चीज़ का, ईसीसी और ये एजुकेशन वगैरह वगैरह, ईसीसी। ये मुझको नहीं पता था, फिर सीडीएस में पूछा 2025 के एग्जाम में, तो मैंने पता किया। अगेन सेम क्वेश्चन, इसकी क्या गारंटी है? इसमें पूछेंगे, देयर इज नो गारंटी, पर आप समझो अगर मैं 1000 चीज के लिए ऐसा करूंगा तो कुछ तो कहीं आएगा ना। इस कारण से एक टीचर ने एक ही सब्जेक्ट पे सालों तक वो तपस्या करनी चाहिए, तब जाके वो ग्रिप बनती है। अच्छी बात अन अकेडमी की ये है कि यहाँ पर टीचर सब ऐसे सीनियर है कि जो जस्ट अ मिनट ओके, तो पॉजिटिव थिंग इज अन अकेडमी में आपके पास ऐसे टीचर हैं कि जो ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट को डिफेंड करते हैं, खुद को अपडेट करते हैं। अब ये एक और चीज़ है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखी इसलिए टीम टीम तारे,
मतलब बच्चों को ये सब आईटी नीट के अलावा जो नॉर्मल लाइफ स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, बेसिक एटिकेट, कैसे व्यवहार करना है दूसरों के साथ, ये सब भी सिखाएंगे। इसको बोला गया टीम टीम तारे। अब इकोनॉमिक सर्वे ने इसको ऐसे लिखा, टीम टीम फिर ऐसे तारे, और कहा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मॉड्यूल पे है। तो फिर मैं सोचने बैठा, बिकॉज़ आप सीधा अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो आपको लगे अच्छा डब्ल्यूएचओ का कोई साइंटिस्ट होगा जिसका नाम टीम टीम टेयर होगा, टेयर टीम टीम टेयर उसके नाम पे है। फिर मैं सोचने बैठा ये कैसा नाम है? देन आई टू देन आई रियलाइज़ कि भाई इसका नाम टीम टीम तारे है। तो भाई दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ टेयर। सरकार ने ये सोचा कि सरकारी स्कूलों को थोड़ा 5 स्टार कर देते हैं। तो जो ऐसी जर्जरी स्कूल है, ऐसी 14,000 स्कूलों को बहुत पैसा देंगे ताकि वो दे दनादन सब अपना तुम उसमें एलसीडी प्रोजेक्टर, अच्छी दीवारें, एसी सब सुविधा होनी चाहिए। तो दैट इज़ पीएमश्री स्कीम टू अपग्रेड द स्कूल्स फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो पीएमश्री स्कूल होंगे उसके अंदर आप समझते हैं वो सब टिकी-टुकड़ी बातें, बेसिकली 5 स्टार फैसिलिटी होगी। फिर एक विवाद चल रहा है काफ़ी टाइम से, वो क्या है? थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला में बात ऐसी है कि बच्चे को स्कूल में 3 भाषाएँ सिखाई जाएँगी। तो आप वो खुद से पसंद कर लो, मैं पसंद करूँ चाहे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। जिसको जो पसंद करना है वो कर सकता है। शर्त ये है कि 3 लैंग्वेज में से 2 भारतीय होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन ऐसा मुझे पसंद करना है। मिनिमम 2 इंडियन होनी चाहिए। और ये कोई थोपा नहीं जाएगा, वो स्टूडेंट की मर्ज़ी है उसको कौन सी 3 लैंग्वेज चेरी पिक करनी है। तो एक तो कोशिश होगी क्लास 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक आपको मदर टंग में पढ़ाया जाए। सेकेंडरी लेवल पे फॉरेन लैंग्वेज, रशियन, इंग्लिश ये भी सब सिखाया जाए। संस्कृत मीडियम में भी क्लास 1 से 12 और कॉलेज शुरू की जाए, ये सब बातें। साउथ के राज्यों को इससे आपत्ति है तो विवाद चलते रहता है, लेकिन वो मेंस का मुद्दा है तो मेंस में आप पॉलिटिकल गवर्नेंस में देखना। ये सब ग्राफिक्स के जरिए हैंडआउट में भी दिया तो ओवरलोड नहीं लेना है। तो हमने स्कूल में तो पढ़ाई चलो कर दी। अब कॉलेज और एग्जाम की कुछ बातें आएँगी। तो मैंने आपको बताया कि कॉलेज के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी हमें करना है 50%। मतलब कॉलेज जाने की उम्र के जितने बच्चे हैं उसमें से 50% का एडमिशन होना चाहिए, बाकी 50% जो भी ये डिप्लोमा या प्लम्बिंग वेल्डिंग सीखे। अभी क्या होता है जैसे बीए हिस्ट्री, बीए इकोनॉमिक्स, क्या कोई ऐसा कर सकता है बीए फिलॉसफी प्लस आर्किटेक्चर प्लस अर्थ साइंस ऐसा कुछ भी कर सकते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी? तो ये भी अलाउ करेंगे ऐसा नई पॉलिसी में बोला। अमेरिकन सिस्टम कैसा है कि तुम्हें कॉलेज का डिग्री चाहिए तो मान लो 20 क्रेडिट होने हैं। अब 20 क्रेडिट आपकी मर्जी, आपको जैसे कमाने हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स करके 15 क्रेडिट ले लो, मार्केटिंग का 5, एनवायरनमेंट का कोर्स करके 5 तो हो गया आपका, और फिर आपको उस हिसाब से डिग्री मिले। तो आप एक ही यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में से एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे कॉलेज से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, ऐसा सब आप कर सकते हैं। तो ये सब अमेरिकन सिस्टम भारत में भी अमल करेंगे। और जब ऐसा हो तो आप अलग-अलग कॉलेज से पॉइंट्स जमा करें, तो आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए जिसमें ये पॉइंट्स ऐड होने चाहिए। तो ऐसा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी भी खोला जाएगा। फिर सब अलग-अलग फ्रेमवर्क है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, स्कूल एजुकेशन फ्रेमवर्क, कॉलेज में अच्छा पढ़ाओ, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में अच्छा उसको सिखाओ, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, तो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। कॉलेज में मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। वैसा कि आपने 1 साल कंप्लीट किया और फिर उसको सपना आ गया कि देखो मार्क ज़करबर्ग ने जैसा स्टार्टअप खोला है, तो मैं भी खोलना चाहता हूँ, तो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे कॉलेज अब नहीं जाना क्योंकि ज़करबर्ग ने भी बीच में से कॉलेज छोड़ दिया था। तो वो 1 साल ही करके जाए तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करके जाए एडवांस डिप्लोमा, फिर वो 40 साल का हो जाए। फिर उसको बुद्धि आई कि भाई ये जो फेयर टेपरिंग हुआ था उसके बाद तो स्टार्टअप को तो पैसा आता नहीं और वैसे भी इकोनॉमी में बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, तो मेरे को कॉलेज नहीं छोड़नी चाहिए। और जो मैं हूं ना पिक्चर में शाहरुख खान 40 साल की उम्र में वापस कॉलेज गया था, ऐसा मुझे करना है, तो उस पॉइंट पे वो वापस एंट्री ले सकता है और तीसरे साल के पढ़ते बैचलर डिग्री, चौथे साल के पढ़ते बैचलर डिग्री, रिसर्च ये सब देंगे। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अवेलेबल। फिर एक नया लेके आए फ्लेक्सिबल डिग्री कंप्लीशन। मतलब वो ऐसा कि सपोज बीबीए का डिग्री करने के लिए 4 साल चाहिए, तो जो बहुत ही रट्टेबाज है वो या बहुत ही ब्राइट है वो उसे मान लो 3 साल में कंप्लीट कर सके। आपके कैसे वो शर्त ऐसी होगी कि उसको हर एक सेमेस्टर में ज़्यादा पेपर्स पढ़ने होंगे, ज़्यादा एग्जाम देने होंगे। अभी मैं पूरा टेबल नहीं आपको समझा रहा, बात ऐसी है कि मान लो बीबीए डिग्री के लिए 160 क्रेडिट चाहिए, तो वो ये करे कि हर सेमेस्टर में मैं बहुत सारे प्रोग्राम जॉइन करके जल्दी-जल्दी निपटा दूँ तो 4 साल में निकल जाए या 3 साल में निकल जाए। उसके सामने कोई बच्चा कम ब्राइट हो, तो वो यही 4 साल का कोर्स 5 साल में कर सकता है। उसे हर एक सेमेस्टर में कम पेपर्स पढ़ने होंगे, कम एग्जाम देने होंगे, तो दोनों साइड अलाउड है। एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम भी है और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम भी है। अब आप कहीं ऐसा अगर है तो हर एक स्टूडेंट एक्सेलरेटेड वाले में ही जाएगा ना कि 4 साल का कोर्स हमें 3 में खत्म करना है। पर इसमें कोटा सिस्टम है कि क्लास के जो टॉप 10% ब्राइट स्टूडेंट है, उन्हीं को ये वाली फैसिलिटी दी जाएगी, उसका कमिटी इवैल्यूएशन करेगी 1 सेमेस्टर उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद। तो दैट इज एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। ये जो हायर एजुकेशन है उसे रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो यूजीसी और एआईसीटीई 2 संस्थाएं। सरकार ने कहा इन सबको बंद करके अब से बनाएंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी एक ही। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसमें कोई उनका चेयरमैन था केतन देसाई या कुछ, वो बहुत करप्शन करता था कि जो मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं हो, सुविधा नहीं, उसको भी सब वो परमिशन दे देता था। और वो इतना गौतम सिटी टाइप का हो गया कि इट वाज बियॉन्ड सेविंग। तो सरकार ने कहा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद करो, नई संस्था करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। तो वो तो चालू रहेगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए वो भी चालू रहेगा। उसी तरह फार्मेसी काउंसिल, डेंटल काउंसिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट का आईसीआई, ये सब चालू रहेगा, उनको नहीं छोड़ेंगे। पर ये जो नॉर्मल बाकी जो बीएमए टाइप के कॉलेज थे उसका जो यूजीसी और इंजीनियरिंग कॉलेज का आईआईसीटी, उसे कंबाइन करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। उसके नीचे और काउंसिल और सब होगा, अपन अपने एग्जाम के लिए काम करें। तो ये जो यूजीसी आईआईसीटी वाले उनका अप्रोच क्या, सब इंस्पेक्टर राज, ब्राइबरी, करप्शन, नेपोटिज्म, उसकी जगह एक ही बनेगी, वो बस जोरदार काम करेगी, ऐसी सब बातें। अब नॉर्मली यूजीसी को हर साल 5,000 करोड़ का बजट सरकार देती थी। फिर 2024 में क्या-क्या आधा कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि सरकार का अब ये है कि यूजीसी बंद करके नया हेकी खोलना है, जब खुलेगा तब देखेंगे। हालाँकि अभी फाइनली बन के आना तो बाकी है। उसके अलावा एजुकेशन में ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। अभी आप जानते हैं आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग, आईआईएम मतलब मैनेजमेंट। तो भविष्य में ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब कुछ मिले। तो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाएंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने देंगे ताकि अपने बच्चे उधर जाए तो जितना अपना करंट अकाउंट डेफिसिट होता है एजुकेशन सर्विस इंपोर्ट करने में वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। ऑनलाइन एजुकेशन ई लर्निंग को भी प्रमोट करेंगे। जैसे इग्नू का ई ज्ञान कोर्स मॉड्यूल है, उसे कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक। और ये सब ई लर्निंग रीजनल लैंग्वेज में मिले, पीएच फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो, ये सब भी कोशिश होगी। एग्जाम्स की बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज का देखिए एजुकेशन पॉलिसी में अभी एग्जाम में क्या होगा। तो अभी क्या ये सब तारे जमी टाइप का चलता है, समेटिव असेसमेंट कि पूरे साल की परीक्षा ये हफ्ते में ही है, उस दिन बीमार हो गए, लेट हो गए तो तुम्हारा साल बर्बाद है। और इसमें सिर्फ आपकी फैक्चुअल मेमोरी रट्टा ही आपको करके जाना है। उसकी जगह ये सब होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट कि पूरे साल उसको सब वाइवा, ओरल क्वेश्चन पूछे जाए, होमवर्क असाइनमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये सब चेक की जाए। ऐसी सब उसमें बातें। अभी जो फुल रिपोर्ट कार्ड आता है वो क्या है, सीधा कि अपग्रेड, मतलब इसको मैथ्स नहीं आता है। उसकी जगह हम नए जात का कार्ड बनाएंगे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एचपीसी, कि उसमें बच्चे को खुद पूछा जाएगा कि अच्छा तुमको कैसा लगा, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, मुझे ये होमवर्क अच्छा लगा। उसके क्लासमेट को पूछा जाएगा कि ये तुम्हारा जो भाई बंधु है वो क्या है, नोबिता है, जिया ने, सुनियो है, कैसा है। तो उसकी भी ओपिनियन उसमें लिखी जाएगी। पेरेंट्स का भी ओपिनियन लिखा जाएगा कि बच्चा होमवर्क करता है, बच्चा पूरा दिन कितना टीवी मोबाइल पे स्क्रीन टाइम शेयर करता है, ये सब भी लिखा जाए। दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड।
फिर उसमें सब बेसिकली समझौता जमी टाइप का करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम लेने के लिए दो संस्था बनेगी, एक परख और दूसरा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मेरे ख्याल से नीट आईटी कुछ करता है। ये जो परख है, परख का काम क्या, मान लो आपने एक निबंध लिखा, तो उसको कितना 90 मार्क मिलना चाहिए, 200 मार्क मिलना चाहिए, कोई पूरे स्कूल बोर्ड का सेम पैटर्न होना चाहिए ताकि हर एक टीचर उस हिसाब से इवैल्यूएशन करे, तो ऐसे बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट करेगा परख। फिर स्कूलों के अंदर मान लीजिए आपके सिटी में 10 15 50 स्कूल है, तो कौन सा अच्छा बुरा है, उसका कुछ 5 स्टार रेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि आपके कितने बोर्ड में टॉपर्स निकले, क्या फी लेते हो, ये सब ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज होना चाहिए। तो उसके बाद एक स्कूल स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो एनईपी में स्कूल कॉलेज एग्जाम हो गए, टीचर रिक्रूटमेंट में क्या हिसाब है देखिए। टीचर रिक्रूटमेंट और बाकी जो भी चीजें वो इतनी काम की, मैंने शायद स्लाइड उड़ा दी है, वो आपके हैंडआउट में पूरा दिया है ताकि आपका यूपीएससी में नहीं सिलेक्शन हो, ये टीचर्स वाली टेट एग्जाम देनी है, यूजीसी देनी है, तो भटकना नहीं पड़े, हैंडआउट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। नाउ फंडिंग, फंडिंग ऐसा है कि अभी यूनियन स्टेट मिलकर जीडीपी का 4.44% स्पेंड करते हैं, उसको बढ़ा के 6% करना है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए। कब होना चाहिए, 2047 तक, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एट अर्लीस्ट करना चाहिए। और यही इसका क्रिटिसिज्म है कि ये पॉलिसी में कुछ टाइम बाउंड चीज है ही नहीं कि क्या कितना पैसा कब कौन देगा, सब कुछ हवा में बातें। फंड्स बनाए जाएंगे, जेंडर इंक्लूजन फंड, ताकि बेटियां और स्कूल में आगे बढ़ सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉर एग्जांपल नोमैडिक ट्राइब्स हैं, चरवाहे हैं, तो पूरा साल पहाड़ों में रहे, गर्मियों में नीचे आए तो उस वक्त, या सर्दियों में नीचे आए तो उस वक्त 15 दिन का कैंप लगा देते हैं। या जो नमक फॉल्ट माइंस में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाए, तो ऐसे स्पेशल एजुकेशन जोन हम बनाएंगे, उसके वास्ते पैसा देंगे। ये सब माइंड में के जरिए आपके हैंडआउट में दिया है, देखा। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में एक तो फंडिंग कहां से कितना आएगा उसकी कोई बात नहीं है, गर्ल एजुकेशन वीकर सेक्शन वगैरह पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है। टीचर्स का ये कहना है कि भाई ये सब चीजें की बातें आप छोड़िए, हमको परमानेंट जॉब्स चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, वर्क कंडीशन अच्छा होना चाहिए कि ये नहीं इलेक्शन ड्यूटी और 25 और काम में जोड़ दिया, लेकिन वो सबकी कोई बात है नहीं। फिर ये जो सुसाइड, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब के ऊपर कोई खास स्पेसिफिक बात नहीं, बस वो चीजें जुड़ी बातें। संस्कृत को प्रमोट करने की बात है, क्लास 1 to 12 तक संस्कृत वगैरह, वो अपोजिशन पार्टी बोलती है कि इतना सब पॉलिटिकल एजेंडा चलाना ठीक नहीं है। इसके अलावा जो भी स्वीडन नॉर्वे में जोरदार चीज होगी, ये यहाँ पर कॉपी नहीं किया, ऐसी सब बातें। तो दैट इज एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन के बाद स्कूल की कुछ योजनाएं थोड़ा पढ़ते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हैं। तो देखिए, स्कूल की योजनाओं में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, जिसका नया नाम है पीएम पोषण, फिर एक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा, ये क्या देख लेते हैं। क्लास 1 to 8 में मिड डे मील, मध्याह्न भोजन 2001 से, मतलब गरीब बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में फ्री में खाना मिले, उसमें भी इतना ग्राम कैलोरी, इतना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ये सब बातें, साल में 200 साल मिलना चाहिए, ये सब बातें। मान लीजिए कोरोना में बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाए, तो फिर सरकार उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस के नाम पे या तो किलोग्राम में अनाज दे दे या फिर जो भी पैसा दे दे, ऐसी कुछ बात थी। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि सरकार ने सबको पैसा नहीं दिया। ये जो मिड डे मील है, उसमें एक कंपोनेंट है तिथि भोजन, मतलब मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके पास पैसा है और आपकी इच्छा है कि मैं ये सब गरीब बच्चों को स्कूल में आज मिठाई खिलानी है, तो ऐसा वॉलंटरी कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड तिथि भोजन, तिथि भोजन। अब ये सब चल ही रहा था, सरकार ने बोला आपसे मिड डे मील का नया नाम है पीएम पोषण, तो मिड डे मील की जगह क्या, पीएम पोषण। इसमें क्लास 1 to 8 भी कवर्ड है, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी और ये जूनियर केजी, सीनियर केजी टाइप का भी इसमें कवर्ड है, तो दैट इज पीएम पोषण। अब एक्टिविस्ट क्रिटिक्स ये बोलते हैं ये तो भाई पुरानी दारू को नहीं बोतल में भरा, सेम चीज ही है, नया कुछ नहीं है। सरकार ये कहती है नहीं, इसमें हम नया लेके आए हैं कि हर एक स्कूल में गार्डन, बगीचा बनाएंगे, उसमें फ्रूट वेजिटेबल उगाएंगे ताकि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिले। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लेंगे, पॉलिसी बच्चों को भेजेंगे सोशल ऑडिट के लिए ताकि पता चले वहाँ अच्छा खाना ठीक से बना के देते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो मिड डे मील या पीएम पोषण देखा, फिर और क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। हालांकि बाद में वो नया नाम उसका हो जाएगा, पर अभी तो जान लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ऐसा था कि वाजपेयी के जमाने में चालू हुआ, स्कूल बिल्डिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, टीचर रिक्रूटमेंट, सैलरी, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सबका पैसा यूनियन स्टेट सब देके स्कीम चलाते थे, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंडर्ड 1 to 8 के लिए। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है 1 to 8, उसके नीचे बहुत सारी सब स्कीम, छोटी छोटी गौण योजना या उप योजनाएं हैं। बड़े भारत, बड़े भारत, तो ऐसा कि मैथ्स रीडिंग सब क्लास 1 2 के बच्चों को और पढ़ाओ, उनको और एक्स्ट्रा, फिर उसको बोला कि इसका नया नाम अब से निपुण भारत है, एंड सो ऑन। फिर सर्व शिक्षा योजना के नीचे एक था, सर्व शिक्षा अभियान के नीचे था विद्यांजलि। ये देखो, अक्षय कुमार इनकम टैक्स भी भरता है, जीएसटी भी भरता है, लेकिन उसने अपना टाइम भी देश के और ये बच्चों के निर्माण में इन्वेस्ट करना चाहिए, देना चाहिए। तो वो जाके स्कूल के बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाए। तो वॉलंटियर्स, चाहे एनआरआई है, रिटायर्ड टीचर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, आम आदमी है वगैरह, उन्होंने सरकारी स्कूलों में जाए, प्राइमरी सरकारी स्कूल में जाए, पढ़ाई भी, पोस्ट कॉलेस्टिक एक्टिविटी जैसे एक्टिंग, डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट, ये भी सिखाएं, ये सब करना चाहिए। तो बेसिकली अक्षय कुमार शुड गो एंड टीच मार्शल आर्ट इन द सरकारी स्कूल्स, दैट इज विद्यांजलि योजना। मतलब ये जो मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, और उसके नीचे सब स्कीम है विद्यांजलि योजना। इसका यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप इस पे मंथन कीजिए। टू मोर मिनट्स।
1 more minute. 30 more seconds. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है ये विद्यांजलि योजना में अक्षय कुमार से क्या-क्या उम्मीद रखी जाती है? वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। मोहित, अभिषेक, अमरीश, गौरव, रानू, आदित्य, नवीद, प्राची, प्रदीप, यश, शगुफ्ता, दिग्विजय सिंह, सौम्या, शुभम, सोमेश, मानसी, हर्षित, प्रांजल, सुप्रिया, सृष्टि, साक्षी, दीक्षा, प्रतीक्षा, अंकित, अमीन, रेवती, मेघा, सायरा, मधुकर, ऋषि, शर्विन, आतिश, मयंक, दारवी, रिया, जया, शिबा, अभी, अर्जुन, विनय, नेहा, अभिषेक, आशुतोष, किशोर। अभी, अर्जुन, अमर, मयंक, निशा, आतिश, अंकित, प्रांजल, आंचल, जय, करेक्ट आंसर्स। देखिए, फॉरेन कॉलेज को नहीं ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो सी चला गया। बट वी आर स्टिल नॉट 50-50, तीन में से कुछ भी हो सकता है। अब तीनों जगह आप देखिए कि फिर सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर की और कम्युनिटी की मदद लेनी है। बट देन इट बॉइल्स डाउन कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, कि अगर वो लोग वॉलंटरी स्वेच्छा से पैसा देना चाहे तो उसको भी एनकरेज करना है। तो यहाँ पर कोचिंग वालों का और सब आंसर की बनाने वालों का आपस में विवाद हो गया। सरकार ने बोला देखिए कब टाइम दीजिए, पर अब हो सकता है अक्षय कुमार मार्शल आर्ट सिखाने गया तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैं 100 कराटे यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, 20,000 रुपये के डोनेट करता हूँ, तो सरकार मना तो नहीं करेगी। लेकिन क्या इस योजना का ये ऑब्जेक्टिव है? तो सरकार ने सिर्फ टाइम मांगा है। और दूसरा प्राइमरी स्कूल को टारगेट कर सेकेंडरी स्कूल तक जा नहीं रही है। तो ये सब देखते मतलब यूपीएससी का थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि मनी कंट्रीब्यूशन लाना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, फॉरेन कॉलेज खोलना भी ऑब्जेक्टिव नहीं। सो द आंसर इज 2, मतलब ये ओनली इज द आंसर। अब ये भी मतलब टफ क्वेश्चन ही है, इससे पहले भी आप याद करो वो जो पोषण स्कीम में था कि उसमें एग प्रमोशन उसका कंजम्पशन बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। लेट मी गो बैक, ये वाला। अब वो किस दिशा में सोच रहा है और हम किस दिशा में सोच रहे हैं, इस हिसाब से जवाब कुछ भी चले जाते हैं। कोचिंग वालों के 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच नहीं होते। इनफैक्ट जिस दिन आंसर की का लाइव प्रोग्राम चलता है मैं बिल्कुल टेंशन में रहता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है हम जो भी करें उसमें कुछ तो मैच होना है ही नहीं, तो क्या इसका लोड लेके, वो तो एक साल बाद ही पता चलेगा कौन सच बोला था, कौन अलग जवाब गलत दिशा में जा रहा था। मैं अब क्या तुम ऐसे बेकार से सवाल ही हाईलाइट करके हमें डीमोटिवेट कर रहे हो? नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि देखिए आप हल्के में मत लीजिए। आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ऐसा समझते हैं कि मुझे सब आता है, मेरा अच्छा स्कोर बन रहा है। बट इन रियल एग्जाम दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। या तो हमें बिल्कुल पता नहीं, या पता भी है तो भी हमें सेल्फ डाउट होता है, अच्छा ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, क्या थॉट प्रोसेस से पूछ रहा है। तो डू नॉट मतलब रेकलेस मत होना कि बस देखो मतलब मैं टिक करते रहूंगा, बस ये मेरा सही जा रहा होगा, ऐसा है नहीं। इसका जवाब आपको लोग कहेंगे तू अब तो तुमको सपना आ जाना चाहिए, पर वो उस वक्त नहीं मैच हो रहा था सबका, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। तो मिड डे मील डन, सर्व शिक्षा अभियान क्लास 1 to 8 में ये जो स्कूल बिल्डिंग बना रही है, बच्चों को टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म देना है, ये सब करेंगे। फिर तो क्लास 1 to 8 मिड डे मील हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। 9 to 12 में रमसा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो उसमें सिमिलर चीज की 9 to 12 की जो स्कूल बनाने, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, ये सब के लिए पैसा देंगे। यूनियन भी पैसा देगा, स्टेट भी पैसा देगा। अब आप समझिए क्लास 1 to 8 के लिए क्या है सर्व शिक्षा अभियान, 9 to 12 में क्या है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। और टीचर्स को पढ़ाना कैसे है उसका ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर करने के लिए एक दीक्षा नाम का योजना और दीक्षा पोर्टल है, जिसमें टीचर को सिखाया जाएगा कि तुमको नीचे कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो 3 योजना थी, 2018 बजट में इसको मर्ज किया कि अब से इन तीनों को कंबाइन हम बोलेंगे समग्र शिक्षा स्कीम, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। और ये जो टीचर्स का ट्रेनिंग पोर्टल था उसके साथ जुड़ी निष्ठा नाम की भी चीज थी, वो भी उसके अंदर सब मतलब ऐड कर दिया। ये सब ग्राफिक्स में भी दिया है कि सर्व शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, टीचर्स एजुकेशन या टीचर्स ट्रेनिंग, ये सब कुछ हम कंबाइन करके कहेंगे समग्र शिक्षा स्कीम। इसे रिपीट करता हूँ, सर्व शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और टीचर एजुकेशन, तीनों को कंबाइन करके बोलेंगे समग्र शिक्षा। अभी जीपीएससी में इन्होंने प्रश्न पूछा, आई गिव यू 40 सेकंड, प्रश्न भी आपके सामने, हिंट भी आपके सामने, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अमरेश, अमन, हर्ष, शिवम, शगुप्ता, सईद, काजल, शुभम, आयुष, कृतिका, संगीता, आशीष, दामन, दिव्या, मोहित, प्राची, दिग्विजय सिंह, अभिषेक, स्नेहा, गंगा, बादल, शिवांत, आकांक्षा, हर्ष, जितेंद्र, आंचल, अभिराज, धीरज, दीक्षा, काजल, हर्षित, विकुल, विकास, प्रांजल, देवांशु, कवि, अमर, मयंक, आतिश, अंकित, प्रांजल, अंशुल, अर्जुन, अभिषेक, अभिषेक एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए ये जो है रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसी का अंग्रेजी में नाम है नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसका अंग्रेजी क्या है? नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा कैंपेन अभियान। तो असल में तीनों के तीनों मर्ज हो गए। तो वही तो हमने देखा, सर्व शिक्षा अभियान मर्ज, ओके डन, टीचर्स एजुकेशन डन, और ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जिसका अंग्रेजी नाम ये है, ये भी डन। तो ऑल 3 इवेंट इनटू समग्र शिक्षा। सो द आंसर इज डी 1 2 3। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे कि अच्छा सेकंड वाला जब नहीं रहा तो नहीं पढ़ा था, तो 1 and 3 यानी कि जवाब होना चाहिए बी। ये हो सकता है, और इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे गलती हो रही है, बिकॉज ये जो इंग्लिश नाम है ये इतना फेमस है ही नहीं, ज्यादातर बुक्स के अंदर सिर्फ रमसा ही लिखा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब इसको करके आके बहुत सारे लोगों ने भी किया, अगर वो यही मानते होंगे कि मैं करेक्ट करके आया। मैंने भी जब देखा प्रीमा फेस मुझे भी लगा कि जवाब बी होना चाहिए, फिर थोड़ा सोचा उस पे, फिर मैंने सर्च किया अच्छा तो रमसा का क्या हिसाब है, तो रमसा ही है सेकंड, सो दैट आंसर इज बी। मतलब ऐसा भी होता है हम लोग खत्म होने के बाद आप देखें, देन यू रियलाइज आई हैव मेड सम सिली मिस्टेक। तो डू नॉट टेक द थिंग्स लाइटली, कैजुअली। मॉक टेस्ट से ज्यादा सीरियसली आपने वो क्वेश्चंस को पढ़ना है, सोचना है, फिर टिक करना है। अभी इंडेक्स रैंकिंग मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें ईयर बुक देख लिया, एजुकेशन पॉलिसी देख ली, ये 1 to 8 9 to 12 की योजना देख लिया, अब सब इंडेक्स रैंकिंग वगैरह बेसिक चीजें आएंगी। एक एनजीओ प्रथम हर साल वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालता है सर, इतना याद रखना है। उसके नीचे उसने क्या आइडेंटिफाई किया उसका लोड नहीं लेना है, उसमें सब क्या ये 5th स्टैंडर्ड के बच्चे क्लास 2 का भी नहीं पढ़ पाते वगैरह सब बात होगी। तो सब बच्चों का जाके टेस्ट लेगा कि अच्छा 6 + 3 9 है, ये हाथी को जोड़ दिया, ये सोशल इमोशनल स्किल चेक करेगा, यहाँ से ये रो रही है, गुस्से में डर गई है, अच्छा इसमें रेड कलर ये वाला है, ये हिंदी में पढ़, पीला में नदीन, आग बुढ़ा तोता मत खुश। अब ऐसा भी हो सकता है 30% बच्चे ना कर पाए, तो उसका वो सब इंडेक्स रैंकिंग निकालते रहता है। तो असर फाइंडिंग में नॉर्मली क्या होता है कि क्लास 3 के बच्चे क्लास 2 की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे
ज़्यादा जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या, कोरोना के बाद उनके पेरेंट्स का जॉब चला गया, फीस अफोर्ड ना कर पा रहे तो सरकारी स्कूल में भेजते होंगे। फिर वापस चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो रही हैं, ऐसा सब लिखेगा। और जब वो नॉर्मलाइज़ हो रही है ऐसा बोलता है तो आपको समझना है कि वो बेस इफेक्ट है। कि पिछले साल मान लो 10 लोग ही एग्जाम पास करें और इस साल फिर 11 करें तो आपके बहुत अच्छी बात है, पर आपको टारगेट है कि 100 के 100 बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे? तो दैट इज़ द बेस इफेक्ट, वो कंज्यूमर प्राइस इफेक्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमने देखा था। एनीवेज़ अब ये जो असर रिपोर्ट है तो स्वाभाविक है उसमें सब सरकार का वो नेगेटिव चीज़ें हाइलाइट करेंगे। तो सरकार के तो हम अपना अलग से इंडेक्स रिपोर्ट निकालते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना नास सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे करती है। नीति आयोग अपना एसईक्यूआई स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकालता है, वगैरह-वगैरह चलता है। ओईसीडी वाले एक पीसा नाम का टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। उसमें स्टैंडर्ड 10 के बच्चों का हर 3 साल पे टेस्ट लेते हैं। अब भारत का 2009 में इतना बेकार रैंक आया तो हमने एग्जाम ही बॉयकॉट कर दिया। फिर वापस कहा कि हम करेंगे ये एग्जाम, लेकिन फिर कोरोना आया तो हुआ नहीं। ये सब लोग स्पाइडरमैन क्यों बन गए? इसका कारण है कि बोर्ड एग्जाम में अपने बच्चों को चोरी करानी है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों को क्यों चोरी करा रहे हैं? उसका कारण है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उसमें ऐसा लिखा था कि किसी भी बच्चे को क्लास 8 तक फेल नहीं करना है। तो प्रैक्टिकली मतलब ऐसा था कि हर एक बच्चे का कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करो, मतलब तारे ज़मीं पे वो दरअसल सफारी आमिर खान भाई वाले उसको चित्र बनाए, वो कविता करवाए, ये सब करना है। कि टीचर ने पूरा साल असाइनमेंट ऐसे राइटिंग ये सब कराना है, पर्सनल मेंटरिंग। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के पास भाई इतना टाइम कहाँ है, एनर्जी कहाँ, मोरल कहाँ, कि ये सब करे। ऐसा भी नहीं कि काम चोरी आप समझो, उनको और बहुत सारे काम करने होते हैं। ये सर्वे, ये योजना के लिए सब बिल इकट्ठा करो, ये आज चुनाव की ड्यूटी है, आज युवा दिवस है उसके लिए बिल इकट्ठा करो, बहुत सारे और काम है। बिहार में बीच में ऐसा हुआ कि क्या है स्वच्छ भारत मिशन, तो स्कूल टीचर को बोला गया कि आप सुबह 5 बजे टॉर्च लेके जाओ और जो भी खुले में शौच कर रहा है तो अपने व्हिसल और टॉर्च भगा के उसको भगा देना है। तो ऐसे सब जब काम सौंपे जाए तो कहाँ इतना एनर्जी बचेगा कि वो तारे ज़मीं के आमिर खान जैसा सब मेंटरिंग करे किसी का। तो सीसी जो है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो सिर्फ नाम का होता है और एक बच्चे को वो सब यस यस टिक करके क्लास 8 तक पास कर देते थे, किसी को फेल नहीं करते थे। उसके बाद 9 और 10 में उस बच्चे की बुनियाद, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता फिर भी पास हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम तक पहुंचे तो फिर तो उसको कुछ भी नहीं आता, तो फिर ये मास कॉपिंग के केसेस आपको दिखे। फिर सरकार जाग गई और उन्होंने तय किया कि अब से क्लास 5 और 8 में जो नॉर्मल टाइप की एग्जाम होती है वो की जाएगी पास फेल वाली। जो उसमें फेल हुआ 2 महीने बाद उसका रिपीट टेस्ट लिया जाएगा, जो उसमें भी फेल हुआ तो फिर उसको उसी साल में डिटेन करेंगे और वापस से उसने वो रिपीट करना होगा पूरा साल। ये सब किया गया, तो नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब ये जो चीज़ उसको हम एक लाइन में क्या बोलेंगे, नो डिटेंशन पॉलिसी, उसको रद्द किया गया। फिर ये सब ग्राफिक्स माइंड मैप के जरिए हैंडआउट में दिया, ज़्यादातर चीज़ें तो नीड नॉट टेक टू मच लोड। साल 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ, शिक्षा का बुनियादी अधिकार, राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। उसमें से क्या आर्टिकल 21 ये ऐड किया गया कि 6 टू 14 एज के बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिले। उसमें ये तो उनका राइट हुआ, तो उनके पेरेंट्स की ड्यूटी भी ऐड की गई होगी। ड्यूटी क्या ऐड हुई, आर्टिकल 51 ए के फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट एंड गार्डियन के बच्चे को स्कूल में भेजना है। अब आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिखा उसका अमल करना है तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। तो कानून बनाया गया क्या 2009 में, राइट टू राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। उसमें बात क्या है, 25% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस इन द प्राइवेट स्कूल्स। अभी इसमें कुछ कंट्रोवर्सी चलती है। सरकार ने कानून में क्या लिखा कि प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों का 25% कोटा होगा। अब कुछ कुछ जगह पर ये तकलीफ आ गई कि सरकारी स्कूल खोले थे, लेकिन मान लो जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं कि गरीब लोग भी एक एक बच्चे ही पैदा करें और उस एरिया में 25 ही गरीब है तो वो सब तो प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, तो सरकारी स्कूल में कोई बचेगा ही नहीं आने के लिए। तो फिर कुछ राज्य सरकार ने ऐसे नियम बनाए कि अगर प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर एरिया में कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो उस प्राइवेट स्कूल को 25% वाला एडमिशन कोटा नहीं मानना होगा, वहाँ पर किसी का रिजर्वेशन नहीं होगा। अब आपका ये तो पॉजिटिव सरकार ने निर्णय लिया होगा, वरना सरकारी स्कूल में सब खाली जा रहा था। उसका नेगेटिव भी है कि कुछ मिनिस्टरों के खुद के स्कूल उन्होंने खोल के रखे थे, तो फिर वो क्या करेंगे, एक आध ऐसे टेम्पररी सरकारी स्कूल बना दो ताकि अपने प्राइवेट स्कूल की 25 सीट भी नहीं जानी चाहिए, गरीबों को सारा हम लोग कैपिटेशन और डोनेशन फीस और करोड़पति बन जाना है। तो इस पे फिर मामला गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, रिजर्वेशन सब प्राइवेट स्कूल में रहेगा। ये सब चलते रहता है द हिंदू में। नाउ स्कूल में जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिया, अभी हम लोग चलते हैं कॉलेज में, मतलब तारे ज़मीं पे हो गया, अभी 3 इयर्स गए हैं कॉलेज में। तो देखिए क्लास 1 टू 8 में सर्व शिक्षा अभियान, 9 टू 12 में रमसादा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, ये दोनों को कंबाइन किया समग्र शिक्षा स्कीम। अब ऐसे ही कुछ कॉलेज में रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, उसमें ये कॉलेज फैकल्टी रिक्रूटमेंट उसका जो भी लैबोरेटरी वगैरह का पैसा देंगे। अभी जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है रूसा, सरकार ने का भी नाम बदलते हैं, तो अब से इसको बोलेंगे पीएम ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो रूसा बन गया ऊषा। अब ये सब के लिए पैसा कहाँ से आता है, तब याद करो डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो टैक्स तो भरना है, उसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है, वो जाता है पब्लिक अकाउंट में। उसमें से ये सब प्राइमरी और माध्यमिक और उच्चतर मतलब सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन के लिए वो सेस की रकम में से पैसा जाता है। अब एक और नई योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, कि मान लीजिए आपने जो भी आईआईटी क्लैट अलग अलग कितनी जात की एग्जाम है, बीच में मुझे पता चला कि आर्किटेक्चर का जो कोर्स करना रहता है उसकी भी एग्जाम देनी पड़ती है। तो मतलब क्लास 12 का क्या ही मतलब है अगर आपको हर एक चीज़ का फिर एग्जाम ही देना है। एनीवेज आपकी जो भी मेहनत थी होती थी उस हिसाब से आपने ऐसा एग्जाम दिया और एक एनआईआरएफ रैंकिंग है, उस एनआईआरएफ रैंकिंग में जो टॉप 860 कॉलेजेस हैं उसमें आपका एडमिशन होगा, जो भी आईआईटी आईएम नीट एक्सवाईजेड जो भी अच्छी कॉलेज है। अब उसमें भी आजकल आप जानते हैं बहुत फी हो गया है, क्या 12 लाख 15 लाख 25 लाख कुछ भी चला है, इवन इन दिस आईआईटी आईएम्स ऑल्सो। तो आदमी को लोन लेना पड़ेगा, एजुकेशन लोन, उस पे आपको इंटरेस्ट बना है मान लो X%, तो सरकार ने कहा उसमें हम 3% अपने पॉकेट से दे देंगे। तो ये जो चीज़ है इसको क्या बोलोगे, पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। और मेरिटोरियस ऐसा हम कैसे मानेंगे, वैसे मानेंगे कि एनआईआरएफ में जो टॉप 860 कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो गया तो आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, तो आपने फिर जो एजुकेशन लोन लिया है उसमें सरकार 3% ब्याज अपनी तरफ से भरेगी। फिर एक कंट्रोवर्सी होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। देखिए एक होता है यूनिवर्सिटी, मान लो जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी, उसकी छतरी के नीचे फिर बहुत सारे कॉलेज होते हैं कि जैसे एमजी साइंस है, एलडी इंजीनियरिंग है, एलडी आर्ट्स है, फिर जो भी बीबीए का कॉलेज होगा वगैरह। सो दीज आर कॉल्ड कॉलेजेस। जो कॉलेज है उसकी स्वायत्ता या ऑटोनॉमी थोड़ी कम होती है क्योंकि उन कॉलेज के अंदर एडमिशन के रूल्स, उनका सिलेबस, उसमें प्रोफेसर बनना है तो क्या रूल होंगे, पीएचडी करना है 10 साल का एक्सपीरियंस, वो सब कौन तय करेगा, कॉलेज नहीं तय कर सकता, यूनिवर्सिटी करती है। और आपको जो डिग्री मिलती है वो यूनिवर्सिटी इशू करती है। तो ये होता है यूनिवर्सिटी और उसके नीचे होते हैं कॉलेजेस। तो मतलब यूनिवर्सिटी बड़ी चीज़ है, वो समझो पीएम और ये सब नीचे उसके सीएम है। तो फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या है, कि ऐसा चीज़ या इंस्टीट्यूट जो अभी यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी बनने का दम रखता है फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल एक है संस्था मणिपाल इंस्टीट्यूट, तो यूजीसी उसका सब इंस्पेक्शन करे और उसको लगे देखो ये जो मणिपाल इंस्टीट्यूट है भविष्य में यूनिवर्सिटी बनने का दम रखती है, तो अभी इसको हम टेम्पररी प्रोबेशनर बना देते हैं। वो प्रोबेशनरी उसको बनाए उसे कहेंगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी।
जब आपको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिले तो आज़ादी मिलती है, आप अपने कोर्स, सिलेबस, एडमिशन के रूल्स, फीस ये सब दे सकते, खुद से डिसाइड करेंगे, आप डिग्री भी अपने नाम से दे सकते हैं वगैरह। कंट्रोवर्सी ये हुई कि कांग्रेस राज में कुछ 40 ऐसी संस्थाओं को डीम टू बी यूनिवर्सिटी बोल दिया, लेकिन वहाँ पर सब फैकल्टी प्रोफेसर कोई सुख सुविधा अच्छी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सब उसने कैंसिल कराया और सब मणिपाल वगैरह इंस्टीट्यूट को बोला गया कि अब से आपको अपना ये सब क्लैरिटी से लिखना होगा। दैट इज वन थिंग। फिर एक कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। तो सरकार ने 2016 में ऐसा बोला कि 10 सरकारी और 10 प्राइवेट यानी 20 इंस्टीट्यूट्स को हम बहुत पैसा देंगे ताकि वो सब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसा हो जाए, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स को हम कहेंगे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। तो मुकेश अंबानी ने भी अप्लाई कर दिया कि मैं मुंबई नासिक कहीं पे जियो यूनिवर्सिटी खोलूंगा और आप मुझे अभी से पैसा दे दो। तो फिर काफी कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक है, तो हमने स्कूल में पढ़ाई कर ली, कॉलेज में पढ़ाई कर ली, उसका सब रैंकिंग इंडेक्स दिया होगा एंड ऑफ में देखना। नाउ मिसेलेनियस थिंग्स, मिसेलेनियस का कुछ एंड है ही नहीं, इतनी सारी योजना और इतने सारे पोर्टल और इनिशिएटिव है, कोई एंड नहीं है। और क्योंकि इंडिया बुक में दिया है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, फिर पूरे साल का वो कहते हैं हमारा एनुअल प्रोग्रेस ईयर एंड रिव्यू ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल के सब 50 पेज का हो गया। आपकी तसल्ली के लिए दिया है, याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे तो समझो ऐसा जो ऐसा टेबल फॉर्मेट में है, ये फालतू है, ये फालतू पोर्टल, ये फालतू स्कीम, नहीं याद रहे छोड़ो। काम की जो चीजें थी मैंने अभी आपको लेक्चर में बताई, जो मेन योजना थी हमने देख लिया। बाकी सब दिया वो दो कारण से, एक तो तसल्ली के लिए, दूसरा ये यूजीसी या ये जो भी टेट वगैरह एग्जाम फ्यूचर में आपको देनी हो तो लोड नहीं लेना पड़े। और क्या चल रहा है, हर एक बच्चे का अपार आईडी बनाया जाएगा, तो फिर आप भले स्कूल से कॉलेज जो भी चेंज करो, आपकी मार्कशीट इस नंबर, ये स्पेसिफिक नंबर के साथ स्टोर होगी। फिर जो हमने वो देखा, आप अलग अलग कॉलेज से अलग अलग क्रेडिट्स कंपाइल करो और उससे आपकी डिग्री बन जाए, ऐसा अमेरिका हार्वर्ड जैसा सब करेंगे। तो उसके वास्ते आपका ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए, उसे कहा गया अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। रिसर्च प्रमोट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि कानून से बनाई है, इसका गवर्निंग बॉडी उसके बॉस कौन है, प्राइम मिनिस्टर को याद रखना है, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर या साइंस मिनिस्टर नहीं है। लेकिन रोज का काम देखने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और ये लोग पैसा कहां से लाएंगे, तो सरकार तो थोड़ा ही पैसा देगी, बाकी लोन, डोनेशन, ग्रांट्स वो सबसे पैसा लाएंगे। तो कॉलेज के अंदर सब रिसर्च जर्नल्स होती है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, जो इंटरनेशनल स्कोपस, इंडेक्स, रैंक वगैरह वाली। तो सरकार ने ये कहा कि देखो, हम यूजीसी के नीचे एक संस्था है इनफ्लिपनेट, वो खुद से ऐसी इंटरनेशनल जर्नल मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेगी और फिर वहां से जितनी सरकारी कॉलेज है उन सबको एक्सेस फ्री में दे देगी, ताकि इन सबको समझो 10 गुना पैसा 10 अकाउंट्स में ना देना पड़े। सो दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। कॉलेज एजुकेशन में आप जानते हैं नेपोटिज्म, कॉलेज का कौन फैकल्टी बने, प्रोफेसर बने, वो सब नेपोटिज्म। पर्टिकुलरली जो होता है विजिटिंग फैकल्टी, मतलब आपकी पक्की नौकरी नहीं होती, आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप जाते हैं, तो एक सेमेस्टर आपको पढ़ने दिया, फिर जो एचओडी है पता चले उसका जीजा साला जमाई, उसको काम चाहिए तो उसको दे देंगे, फिर पता चले एचओडी की जो वाइफ है उसको दूसरे कॉलेज में नौकरी चाहिए, तो उस दूसरे कॉलेज का जो एचओडी है उसके जीजा साला जमाई को ये लोग इधर सेट करना चाहते हैं, तो आपका इधर से काम चला जाए। ये सब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ कि विजिटिंग फैकल्टी का काम कोई, इसलिए मेहनत करो, ढंग की सरकारी नौकरी आए, नहीं आए तो फिर कुछ ढंग का और काम ढूंढो। विजिटिंग फैकल्टी बन के घर नहीं चल सकता, देयर इज नो गारंटी कि अगले सेमेस्टर में आपको पैसा मिलेगा। तो एज यू नो, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन पीएचडी, आई हैव डन यूजीसी नेट आल्सो, पर मैं कॉलेज के धंधे में नहीं गया, कोचिंग के धंधे में आ गया। आई डू नॉट विश कि आप कोचिंग के धंधे में आए, इसलिए नहीं कि मुझे कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए, इसलिए कि उसमें भी बहुत सारी तकलीफें हैं। पीसफुल लाइफ इन माय ओपिनियन इज कोई अच्छी, एक तो सरकारी नौकरी मिले चलो, या फिर कोई अच्छी बड़ी प्राइवेट कंपनी है ठीक ठाक वाली, वहां पर काम मिले, या आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करो। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आर पॉजिटिव इन माय ओपिनियन। बाकी सब जगह पर अननेसेसरी बहुत लोड है। एनीवेज, तो कॉलेज में मैंने आपको बताया नेपोटिज्म, जेंडर बायस मीटू चल रहा है, करप्शन हो रहा है, कॉलेज का जो भी लाइब्रेरी में किताबें खरीदनी है, स्टूडेंट यूनियन का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इन सबके खिलाफ एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसका नाम है मूल्य प्रवाह 2.0। किसने बनाई है, तो यूजीसी ने बनाई है। नए बजट में क्या है, नए बजट में एजुकेशन के नाम पे एक तो पुरानी योजना थी कि जिसमें ये अपने जो प्राचीन ग्रंथ है उसका सब स्कैनिंग और अपलोडिंग करेंगे, ऐसी पहले योजना थी, फिर उनका उसको जो भी नया एक और योजना खोल दिया जिसका नाम है ज्ञान भारतम, मैनुस्क्रिप्ट कंजर्वेशन। फिर जो भी किताबें हैं वो सब प्रादेशिक भाषा में, हिंदी, गुजराती, मराठी में मिलनी चाहिए, तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की जो भी किताबें उसका ट्रांसलेटेड वर्जन पीडीएफ बुक आपको मिले। फिर हम लोग आईआईटी और एमबीबीएस के सीट्स बढ़ाएंगे, ऐसा अनाउंस किया। उसके अलावा और भी बातें पर उसके एमसीक्यू के सीन बनते नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, इकोनॉमिक सर्वे ने एक तो कुछ डेटा सेट्स दिए हैं जो मैंने आपके हैंडआउट में छाप दिए, फिर उसने एक मेन फोकस किया है कि जो एमबीबीएस एजुकेशन में बहुत तकलीफ है, तकलीफ दो तीन बात की है। एक तो भारत में जो सीट्स हैं उसके मुकाबले एस्पायरेंट ज्यादा है, तो फिर यूक्रेन में, रशिया में इधर-उधर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, उनको काम मिले नहीं मिले वो सब लोड है। दूसरी तकलीफ है कि ये कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होगी। एमबीबीएस तो भी ठीक, उसके ऊपर एमडी करना तो 60 लाख 1 करोड़ कुछ भी मांग रहे हैं, और उसके चलते ऐसे लोग फिर गांव में जाके काम नहीं करते क्योंकि उनको 1 करोड़ रिकवर भी करना है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इसको एड्रेस करना है, लेकिन आप समझ इसका एमसीक्यू बन नहीं सकता, ये सब मेंस के मुद्दे हैं, तो हम लोग मेंस में देखेंगे। इस कारण से आप पाएंगे एजुकेशन वाले इस हैंडआउट में इकोनॉमिक सर्वे से ऐसे डेटा दिया, बाकी सब ज्ञान वाणी ऐसी वो मेंस के लिए। हाँ, तो बस ये जो हमने बाहुबली पैदा हो गया उसको खाना भी आज खिला दिया, malnutrition सॉल्व हो गया, दर्शन सफारी स्कूल में भी चला गया, उसको पढ़ा के कॉलेज भी भेज दिया, 3 डेट वो बन गया। अब वरुण धवन ये कहे कि मुझे आगे और पढ़ाई नहीं हो सकती, मुझे ये सब आप टेम्पररी कुछ स्किल डेवलपमेंट, प्लम्बिंग, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन ये सिखा दो, ये भी आपके हैंडआउट में है ही, लेकिन ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, मतलब मैं धक्का मार के इसको और ढाई घंटे खींचूं तो अभी खत्म हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू बर्डन यू अननेसेसरीली। सुकून से एजुकेशन जितना खत्म करो, बाकी का ये है समझो 20 मिनट का काम है, इसको कल हम करेंगे, बट एट लीस्ट यू फिनिश अप टू दिस मच हैंडआउट। टीम हैंडआउट में बाकी की चीज 20 मिनट का काम कर निपटाएंगे। कल मैं नेक्स्ट वाला हैंडआउट भी अपलोड करूंगा, पीपली लाइव मतलब पॉवर्टी, उसका हैंडआउट मैं कल अपलोड करता हूं शाम 7 बजे। तो दैट्स इट, मिलते हैं। और अगेन जो लोग ये कहेंगे कि भाई बहुत सारे हैंडआउट हो रहे हैं, बहुत लोड हो रहा है, मैंने आपको बताया भाई लाइव क्लास या रिकॉर्डेड कुछ तो अटेंड करो, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये 4-5 बड़ी योजनाएं थी जिसकी मैंने चर्चा की थी। बाकी जितना सब है इट इज गिवन जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि छोटा-छोटा पूछते रहते हैं सीडीएस ईएपीएफ से लेके बहुत सारी परीक्षाओं में। देयर आर 1000 वैकेंसीज इन यूपीएससी, 3 साल आप अटेंड देते हैं, 3000 वैकेंसी है। उसके बाद नहीं हुआ तो क्या, और भी बहुत सारी चीज आपको देनी है, तो उस वक्त अलग-अलग पैसा नहीं देना पड़े। चलिए पैसा आप दे भी देंगे, पर वहां पर तकलीफ क्या है, ये सब बाकी जो कोचिंग वाले हैं लोअर एग्जाम्स के, स्टेट सर्विस वो सब इतना अकाउंटेबिलिटी और अच्छा काम नहीं करते। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर भगवान ने मुझे ऐसी स्किल दी है कि मैं कुछ अच्छा हैंडआउट बना सकता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव चीज कर सकता हूं, देन आई विल डू इट। इफ इट इज आईफोन, तो आईफोन में वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो मूवी का भी शूट कर सके। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हैंडआउट लंबा, आई एक्सेप्ट। इसमें मैंने पीवाईक्यू भी नीचे-नीचे इसलिए दिया ताकि आपको पता रहे ऐसा-ऐसा चलता है अलग-अलग एग्जाम में। यार कल मिलते हैं, बाकी और पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स टेक इट।